हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में मेरी रिलीज हुई एक साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी एक्जिमा को एंड ट्रस्ट मी यह 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ कोरियन हॉरर मूवी है, यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग मूवीज में से एक है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो आप सोच सकते हो कि मूवी कितनी बेहतरीन होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम दो शेमन्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर सीनियर होती है वारिम और उसकी जूनियर होते हैं बोंग गिल, जो कि प्लेन से लॉस एंजेलिस जा रहे होते हैं। अब एयरपोर्ट पर उन्हें एक बहुत ही अमीर आदमी पार्क का अकाउंटेंट पिक करता है और पार्क के बारे में बताता है कि वह एक कोरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और उसका परिवार सदियों पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गया था। अब यह पार्क के घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पार्क की बीवी से मिलाया जाता है और अकाउंटेंट पार्क की बीवी को समझाता है कि यह लोग आखिरकार यहां क्यों आए हैं। हालांकि वह शेमन्स और रिचुअल्स में बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि उसे उनका सहारा लेना ही पड़ता है। अब वारिम उसके बेटे को चेक करती है और हम यह जान पाते हैं कि पार्क का न्यूबॉर्न बेबी असल में एक मिस्टीरियस बीमारी से जूझ रहा है। उसके लिए ही वारिम को यहाँ बुलाया गया है। वारिम कोई रिचुअल करती है जिससे उसे पार्क के परिवार में उसके पिता और ग्रैंडफादर सेंस होते हैं, लेकिन पार्क के पिता तो असल में खुद पैरालाइज्ड है। वही बात की जाए उसके ग्रैंडफादर की, तो वह तो आज से लगभग 100 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और उनकी जो कब्र है वह आज भी कोरिया में ही बनी हुई है। अब इसके बाद वारिम पार्क के घर पर जाती है और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि शेमन्स क्या होते हैं, वह क्या करते हैं और इविल चीजों से कैसे डील करते हैं। तभी वह पार्क से बात करती है, जो कि उसे बताता है कि उसके घर में हमेशा से ही एल्डर बोर्न को प्रॉब्लम होती है और उसके भाई ने भी मेंटल हॉस्पिटल में खुद को खत्म कर लिया था। देन उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया और अब उसके बेटे की हालत बहुत खराब है, जिसे कैसे भी करके वह ठीक कर दे। तभी वारिम बताती है कि यह असल में एक ग्रेवज कॉल है, मतलब पार्क के ग्रैंडफादर की स्पिरिट जो कि कोरिया के अंदर है उन्हें परेशान कर रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें उसे कुछ और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तभी हम कोरिया के अंदर फेंग शुई एक्सपर्ट किम को देख पाते हैं, जो कि फ्यूनरल होम के मालिक यंग के साथ एक ग्रेव को खोद रहा होता है। और फेंग शुई का मतलब होता है एनर्जी को बैलेंस में लाना। कहानी समझने के लिए हम किम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किम बताता है कि इंसान मिट्टी से ही जुड़ा होता है, मिट्टी से उगी हुई चीज खाता है और मरने के बाद मिट्टी बनता है और उसके बाद फिर इसी से जन्म लेता है, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है। और यहाँ पिछले 40 सालों से उसका काम है मरे हुए लोगों के लिए जमीन ढूंढना, जहां पर उनको बरी करने पर उन्हें शांति मिल जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह फ्रॉड या फिर सुपरस्टिशन भी लगता है, लेकिन जो टॉप की 1% लोग होते हैं ना, उनके लिए फेंग शुई और रिलीजन दोनों है, यानी कि वह इन सब चीजों पर विश्वास रखते थे। अब कहानी पर वापस आते हैं तो एक ओल्ड लेडी को एक जमीन पर बरी किया गया था और अब वह ओल्ड लेडी अपने परिवार को सपनों में हांट कर रही थी। और जब किम और यंग चेक करते हैं तो उस ओल्ड लेडी के दांत ही नहीं थे, जो कि गलत था। और मरने के बाद बॉडी से कुछ ले लिया जाए या फिर उसे देने वाले सामान में कमी करी जाए तो उसकी स्पिरिट्स वापस आ जाती है, या फिर उनके फाइनल राइट्स को सही से नहीं किया जाए, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया जाए, तो वह स्पिरिट्स गुस्सा भी हो जाती है। और ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर ही माना जाता है कि पितृ गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल उस ओल्ड लेडी के पोते ने किया यह था कि उनके दांतों को अपने पास रख लिया था उनकी याद में, जो कि वापस उनके पास रखकर उन्हें फिर से बरी कर दिया जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि यह इतना बड़ा केस नहीं था। किम और यंग घर पर आते हैं, जहां पर उनसे मिलने के लिए वारिम और बोंग गिल पहले से वापस आ गए थे, यानी कि इनको इनकी ही जरूरत थी, जो कि उन्हें पार्क के बारे में बताते हैं कि एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही अमीर परिवार है और उनके पास एक ऐसा बच्चा है जिसे उन्हें ठीक करना होगा और वह सारे इश्यूज इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोरिया से। और किम का तो काम यही था, तो वह पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी हमें वापस लॉस एंजल्स के अंदर पार्क को दिखाया जाता है, जिससे उसकी माँ यह कहती है कि वह अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव डिग करने वाला है, जो कि उसे ठीक नहीं लग रहा उसकी बुआ क्या कहेंगे, और वह तो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती और प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पार्क अपने बेटे को बचाने का फैसला कर चुका था, तो वह यह ग्रेव डिगिंग का काम करके रहेगा। लेकिन ग्रेव डिगिंग ही क्यों, तो इसका पर्दाफाश भी जल्दी होगा। अब अगले दिन पार्क वापस से कोरिया में आ जाता है, होटल में स्टे करता है और फिर उसकी मुलाकात किम से होती है, जिसे ग्रैंडफादर की ग्रेव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि यह प्रक्रिया जिसके अंदर बॉडी को एक ग्रेव से दूसरी ग्रेव में शिफ्ट करते हैं उसको एग्जीबिशन कहा जाता है। और यह ऐसे ही नहीं हो सकती, उसकी प्रक्रिया होती है, पेपर वर्क होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन पार्क कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि यह चीज़ जल्दी से जल्दी और रहस्यमय तरीके से होनी चाहिए, जो कि अपने आप में एक और अजीब बात थी। तभी पार्क किम को उसके ग्रैंडफादर की ग्रेव पर लेकर जाता है, जो कि एक माउंटेन पर बॉर्डर के बीच बनी हुई थी, और यहाँ पर फॉक्स भी घूम रहे थे जो कि ग्रेव के पास नहीं रहते। खैर वह इस टॉम स्टोन को चेक करते हैं, जिस पर नाम नहीं बल्कि कुछ रैंडम नंबर्स और मंत्र लिखे हुए थे, और उन्हें यह चीज़ काफ़ी अजीब लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस ग्रेव को कोई छुपाना चाहता है या फिर पता नहीं चलने देना चाहता कि यह पार्क परिवार का सदस्य था। सोचकर देखो ना, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो जो कि कहीं बाहर से आया है और आपको एक ग्रेव दिखाई देती है, उस पर कोई नाम नहीं है लेकिन खाली नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह किस परिवार का सदस्य था। खैर अब किम पार्क से इस ग्रेव के बारे में और पूछता है, तो वह यह बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, तो उनके लिए यहाँ पर यह ग्रेव बनवाई गई है उनके सम्मान में, और उनको यह जगह घीसूने नाम के एक मोंक ने सजेस्ट करी थी। लेकिन इस पर किम यह पूछता है कि अगर यह रॉयल टॉम है तो इतनी सिंपल क्यों है। इस पर पार्क बताता है कि तब ग्रीव्स लुटेरे बहुत ही ज्यादा पाए जाते थे, तो उनसे बचने के लिए ग्रेव को ऐसा बनाया गया और उस पर नाम भी नहीं लिखा गया, और यह बात भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। यह सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब किम कुछ पल सोच विचार करता है और वहां से सीधा चला जाता है, जिससे ह्वारिम और बाकी लोग पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि यह जगह सही नहीं है, यहाँ पर ग्रेव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह यहाँ की इविल को सेंस कर पा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ की अगर किसी भी चीज को उन्होंने टच किया तो उनकी जान को खतरा है। खैर वह सब घर आ जाते हैं और शाम को किम पार्क के पास था, जो कि उससे बात करता है और बातों ही बातों में वह अपनी बेटी के बारे में बोलता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिसकी शादी जल्दी ही होने वाली है। और पार्क भी इमोशनल होकर उनसे यह कहता है कि उसका भी बेटा है और वह जल्दी ही मरने वाला है, वह उसको बचा ले। तभी ह्वारिम सजेस्ट करती है कि वह उस ग्रेव को डिग करते हुए एक प्रोटेक्शन और इविल को दूर करने के लिए रिचुअल करेगी, जिससे वह इविल भटक जाएगा और ग्रेव भी डिग हो जाएगी। इसके लिए किम मान जाते हैं। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर खाली शेमन्स नहीं बल्कि फेंग शुई एक्सपर्ट और क्रीमेशन वाली चीज लग रही थी। खैर अगले दिन सभी के साथ में पार्क की बुआ भी आई थी, क्योंकि वह बेटी है ग्रैंडफादर की, तो उनकी परमिशन और मौजूदगी भी जरूरी थी। अब ह्वारिम अपने साथ रिचुअल का सामान लेकर आई थी, जिसमें 5 सुअरों की बॉडी थी, और वह उस गेट पर जाती है और 5 लोग जो डिग करेंगे उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए रिचुअल शुरू करती है, यानी कि 5 सुअर 5 लोगों के लिए। अभी रिचुअल बहुत ही खतरनाक और हाइपर होता है, जिसके अंदर ह्वारिम बहुत ही ज्यादा जोर से नाच गाना करती है, सुअर को काटना, खून पीना और भी पता नहीं क्या क्या खाना, और अब बॉडी डिग हो जाती है। यह सीन बहुत ही खतरनाक था। यहाँ बॉडी के ऊपर क्या लिखा था यह भी किम को समझ में नहीं आता, लेकिन चलो एक काम तो हुआ, अब बस क्रीमेशन करना बाकी था। तो इनका प्लान था कि इस बॉडी को डिग करके स्केलेटन को जला दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि इतने समय से बॉडी दफन थी, तो अब आत्मा इन हड्डियों से जुड़ गई है, और अगर स्केलेटन खत्म हो गया तो आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, या फिर यह कह सकते हैं कि आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन तभी इस ग्रेव वाले गड्ढे को भरते हुए एक वर्कर को एक अजीब सा इंसानी हेडेड सांप दिखाई देता है, जिसको वह
कुचल देता है तो वह सांप इंसानों की तरह चीखता है और अब अचानक से ही मौसम खराब हो जाता है तो किम पार्क से यह कहता है कि उन्हें आज क्रीमेशन रोकना होगा, जिस पर वह एग्री होता है और कॉफिन को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन देखो, ऑनेस्टली किम को इस परिवार पर काफी सारे डाउट थे, तो अब किम उस ग्रेव वाले माउंटेन से सटे हुए एक गांव में घिसुने के बारे में पूछने जाते हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि यहाँ के पुराने टेम्पल में कोई और ही मॉन्क थे और यहाँ किसी ने घिसुने के बारे में सुना तक नहीं है। और यह तो और भी ज्यादा अजीब था, मतलब कब्र में नाम नहीं, सुनसान जगह पर दफन करना, इंसानी हेडेड स्नेक का निकलना, इविल सेंस होना, सब कुछ भयानक था। खैर, अब उन्हें उस डोम के बारे में पता चलता है कि उसमें ढेर सारा खजाना है और यही चीज एक वार्ड पर्सन को पता थी, जो कि खजाने के चक्कर में उस कॉफिन को खोल देता है। और अब ग्रैंडफादर की गुस्से से बदले से भरी हुई स्पिरिट बाहर निकल जाती है और यह सब वारिम देख लेती है, जो कि जानती थी कि यह चीज कितनी खतरनाक होने वाली थी। तभी वारिम ही उन्हें वापस ग्रेव में लाने के लिए रिचुअल शुरू कर देती है, लेकिन सबसे पहले यह स्पिरिट घर जाती है, जो कि इतने टाइम से भूखी और ठंडी थी, साथ ही साथ उनके लास्ट राइट्स भी सही से नहीं किए गए थे। घर पर वेलकमिंग राइट नहीं होते थे, तो अब वह पहले तो अपने बेटे और बहू को खत्म करती है। ला में जो स्पिरिट थी वह पार्क को हांट करती है, लेकिन स्पिरिट अभी काफी कमजोर होती है, तो वह दरवाजे और खिड़कियों से बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकती थी, तो वह पार्क को बस मेंटली हॉट करती है और फिलहाल के लिए वह सेफ था। तभी पार्क को किम का कॉल आता है, जो कि उसे सारा माजरा बताता है कि ग्रैंडपा की स्पिरिट अपने ही ब्लड लाइन को खत्म करने निकली है, क्योंकि उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, ईयरली अनुष्ठान नहीं किया, फूड ऑफर नहीं किया और अमेरिका शिफ्ट हो गए। और उनकी स्पिरिट गुस्से में भरी है कि उनकी ग्रेव को कैसे बिल्कुल ही अननोटिस छोड़ दिया गया था और वह कहीं ना जाए, क्योंकि किम उन्हें बचाने आ ही रहा है। लेकिन इतने में ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है और बाहर से भी किम की आवाज आ रही थी, यानी कि फोन पर भी किम था और दरवाजे के उस तरफ भी किम था। अब जो दरवाजे वाला किम होता है वह बार बार बोलता है कि जल्दी दरवाजा खोलो, लेकिन फोन पर किम पार्क को समझता है कि यह वही इविल ग्रैंडपा की स्पिरिट है और पार्क दरवाजे को ना खोले, लेकिन वह विंडो खोल सकता है। और पार्क भी ठीक ऐसा ही कर देता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दरवाजे के बाहर रियल किम आया था, जी हाँ, जो कि उसे बचाने आया हुआ था। और फोन पर वह ग्रैंडपा की स्पिरिट थी। जैसा मैंने कहा कि बिना परमिशंस स्पिरिट फिलहाल अंदर नहीं आ सकती। खैर, अब किम हाउसकीपिंग स्टाफ से हेल्प लेकर दरवाजे को ओपन करके अंदर आता है, लेकिन अब तक पार्क पोजेस्ड हो चुका था और रिवील होता है कि यह लोग इतने अमीर कैसे बने थे। तो जब कोरियन जापानीज युद्ध हुआ था तो पार्क के ग्रैंडफादर या फिर उनके एंसेस्टर्स ने अपने देश कोरिया को धोखा दिया और पैसे और पावर के लिए जापान का सपोर्ट किया, जिससे यह लोग इतने अमीर बन गए। अब बस ग्रैंडपा की स्पिरिट पार्क को भी खत्म कर देती है, क्योंकि जिनकी वजह से यह अमीर हुए उनकी ही रिस्पेक्ट पार्क और बाकी सब ने नहीं की थी। और यहाँ पर पार्क कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा की स्पिरिट उसको खत्म करती है। लेकिन मरने से पहले पार्क की अजीब सी और क्रिप्टिक बात कहता है कि एक फॉक्स ने एक टाइगर की वेस्ट या फिर रीढ़ की हड्डी स्टैब किया है, जो कि किम को समझ में नहीं आता कि पार्क ने ऐसी बात क्यों बोली। दूसरी तरफ हर वारिम कर ही रही थी और ग्रैंडपा की स्पिरिट बोंग गिल को पोजेस्ट कर लेती है, लेकिन वह स्पिरिट बहुत ही ज्यादा इविल और पावरफुल है, तो वह यहाँ से निकलकर अपने पोते के पास जाती है, जिसे वह खत्म करने वाली थी। और हर किलिंग के बाद उसके फिजिकल अपीयरेंस क्लियर होती जा रही थी, या फिर यूं कहे उसे उसकी बॉडी मिल रही थी। और अब किम के पास एक ही रास्ता है कि वह योंग और वारिम से यह कहता है कि वह बॉडी को जला दे, जिससे कि यह स्पिरिट और कर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट हड्डियों से जुड़ी हुई है। और इसके लिए बुआ यानी कि ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन लगने वाली थी, क्योंकि फादर उनके हैं और उनकी ही चलती। और पार्क और बाकी उसका परिवार खत्म हो चुका था, यानी कि अब यहाँ पर एग्जिबिशन नहीं होने वाला था, बल्कि यहाँ पर हड्डियों का क्रीमेशन होता। अब वह बुआ से रिक्वेस्ट करता है, उनको समझाता है कि उस बेबी की कोई गलती नहीं है और उसको कैसे भी बचना होगा, जिसके लिए बुआ भी मान जाती है, जिसके साथ ही कॉफिन को जला दिया जाता है। और अब ग्रैंडपा की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है, या फिर यूं कहें कि आज़ाद हो जाती है,
जिससे सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर यह जो स्पिरिट थी ना, वह खाली इस वजह से ऐसा नहीं कर रही थी क्योंकि अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होने वाला है, यानी कि मैं कहानी तो अब आएगी। खैर कुछ ही समय के बाद में किम को एक कर्मी के बारे में पता चलता है जो कि ग्रेव को डिग करने आए थे ग्रैंडपा की। वह उससे मिलने जाते हैं तो वह बताता है कि उसे स्नेक हॉन्ट कर रहे हैं, वह मर रहे हैं, और यह सब शुरू तब से हुआ जब से उस दिन उसने उसे ह्यूमन हेडेड स्नेक को कुचल दिया था, यानी कि जब ग्रैंडपा की ग्रेव को निकाला गया। अब सच पता लगाने के लिए किम फिर से ग्रेव पर जाता है जहां पर उन्हें वही ह्यूमन हेडेड स्नेक मिलता है जिसका सिर उस कर्मी ने काटा था, और यह सर किसी फीमेल जैसा था और इनको ओना कहा जाता है क्योंकि इविल होती है। हालांकि कई जगह पर उन्हें अच्छा भी कहते हैं जो कि माउंटेन्स में लोगों की हेल्प करती हैं। और जैसे कि आपको बताया था कि इस मूवी का पार्ट 2 अब शुरू होगा और मेन चीज यही से होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब तक तो बस छोटी मोटी दिक्कत आई थी और असली दिक्कत तो अब आने वाली थी। अब किम और ज्यादा डिग करते हैं तो उनको एक खड़ी हुई कॉफिन मिलती है। जी हाँ, जिसको देखते ही वह हवारिम बोंग गिल और योंग को बुला लेते हैं और वह तीनों आकर इस सीधे खड़े हुए 7 फीट से भी बड़े कॉफिन को बाहर निकालते हैं जिसे बाहर से सील करा गया था। और अब उन सबको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस कॉफिन को आखिरकार ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे वर्टिकली क्यों खड़ा करा गया था और आखिरकार इसमें है क्या, और यह तो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। अब वह लोग पास में ही उस आदमी के पास में जाते हैं जिससे पहले किम मिला था और यहाँ पर वह आज रात उसे कॉफिन को रखने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वह मान जाता है। अब कॉफिन को यहाँ पर ऐसे ही रखा नहीं जाता, वारिम वहाँ पर राइस और ब्लड से रिचुअल करके उस कॉफिन के चारों ओर एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है ताकि अगर उसके अंदर कोई स्पिरिट या फिर कुछ भी हो तो वह बाहर न जाए। फिर वारिम पार्क की बुआ से बात करते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है और उसके पिता को यहाँ पर आखिर बेरी क्यों किया गया था। इस पर वह कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जिस पर किम कहता है कि उन्होंने देश से धोखा किया था, वह जापानी की साइड हो गए थे, तो क्या उसकी सजा देने के लिए उन्हें यहाँ पर बरी कर दिया गया। जिस पर एक और बड़ा राज खुलता है। वह कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि घेसुन तो खुद असल में कोरियन था ही नहीं, वह तो जापानी था और उसने अपने ही आदमी को ऐसी खराब जगह क्यों बरी किया, यह बात तो उसके भी समझ से बाहर थी। तभी किम कहता है कि वह नंबर जो स्टोन्स पर थे वह असल में कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन ग्रैंडपा की बेटी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। अब इन सबको बस पैसों से मतलब था। ग्रैंडपा ने क्या कर्मकांड किए थे इससे इनको कोई लेना देना नहीं था। अब इस कहानी में सवाल बहुत ही ज्यादा थे लेकिन जवाब दूर दूर तक नहीं है। खैर अब रात में ही सब सो रहे होते हैं और उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिनको बाहर से कुछ आवाज आती है जिसे वह चेक करने जाता है। तभी हम बोंग गिल को नोटिस करते हैं जिसकी नींद खुलती है तो वही ओल्ड मैन जख्मी हालत में उसके ऊपर था और पता नहीं क्या बदबदाए जा रहा था, लेकिन बोंग गिल स्पेल्स की मदद से इस हांटिंग को दूर करके जाग जाता है। खैर अब ओल्ड मैन को ठीक करके बाहर चेक करने जाता है तो वह बूढ़ा व्यक्ति अपने रूम में ही नहीं था और वह बाहर देखता है तो उसे वहां पर एक 7 फुट लंबा फिगर पिक्स उस ओल्ड मैन को फाड़कर खाते हुए दिखाई देता है, जिससे डर कर वह वारिम को बुलाता है जो कि अपनी लेट ग्रैनड माँ से गाइडेंस मांग रही थी, यानी कि उनकी स्पिरिट से, जो कि अपने जमाने की बहुत ही बड़ी शेमन थी और बोंग गिल के बुलाने पर जाने लगती है। लेकिन ग्रैनड माँ उसको रोकती है क्योंकि वह असली खतरे को भाप चुकी थी। वारिम बोंग गिल के साथ जाकर उस कॉफिन को देखते हैं जो कि बीच से फटा हुआ था और यही से वह 7 फीट वाला फिगर निकला था और यहाँ पर उसका हेलमेट भी होता है जो कि एक समुराई जनरल का हेलमेट है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है वह एक जापानी जनरल था। अब बोंग गिल बाकी लोगों को बुलाने जाता है और यहाँ रूम के बाहर वही फिगर आता है जो कि यह पूछता है कि इस रूम में कौन है, कोई इंसान है क्या। इस पर वह डर कर उसकी आगे झुक जाती है, यानी कि वारिम उसके सामने झुक गई थी। वह स्पिरिट होने का नाटक करती है और कहती है कि वह इंसान नहीं है बल्कि उसकी सर्वेंट है, जिस पर जनरल कहता है कि क्या वह उसके लिए उसकी पसंद का खाना लाई है, यानी कि मेलन्स या फिर स्वीट फिश। लेकिन वारिम के पास ऐसा कुछ नहीं था तो वह माफी मांगती है, लेकिन अब तक जनरल उसको देख लेता है कि वह इंसान है तो उस पर हमला कर देता है।
जिसे बचाने बोंग गिल बीच में आ जाता है और बोंग गिल जनरल को स्टैब करता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वह कोई बहुत ही भयानक इविल डीमन बन चुका है और वह बोंग गिल का पेट अपने हाथों से फाड़कर उसे साइड में फेंक देता है। तब यह डेमोनिक जनरल ह्वारिम की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक किम और योंग भी वहां पर आ गए थे और उसे देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई भी भयानक चीज नहीं देखी थी। अब यहाँ पर जनरल ह्वारिम को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी उसे मुर्गे की बांग सुनाई देती है, मतलब सुबह होने वाली थी, तो वह आग के गोले में बदलकर वहां से चला जाता है, जिसके जाने पर उन लोगों को कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें उसकी कहानी छुपी हुई थी, मतलब इस डीमन का एलिमेंट फायर है और वह कब्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह दिन में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकता जैसे नाइट में कर सकता है। अब घायल बोंग गिल को अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर वह क्रिटिकल हालत में था और ह्वारिम में उसके लिए बहुत दुखी होती क्योंकि बोंग गिल हमेशा से उसके साथ था और वह हमेशा कहा करता था कि जब तक ह्वारिम उसके साथ है उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि वह उसको कभी कुछ नहीं होने देगी। तभी किम माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें इन सब में फंसाया और अब वह कब्र देखने जाते हैं, क्योंकि जो कुछ शुरू हुआ था उसे खत्म भी करना पड़ेगा और यह तो रूल होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती है वह खत्म भी वहीं से होती है। पहले वह ओल्ड मैन के घर पर जाते हैं, जिसने उन्हें ग्रेव रॉबर्स के बारे में बताया था, और यहाँ उन्हें ग्रेव रॉबर्स का सामान मिलता है और उनके बारे में पता चलता है कि वह ताओ धर्म को फॉलो करते थे और उसके रूल्स मानते हैं कि कुछ चीज एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, जैसे कि एन और यंग मेटल एंड वुड। अब यहाँ अस्पताल में ह्वारिम बोंग गिल को जगाती है, जिसको वह पहचान गई थी कि वह पोजेस्ड हालत में है, और अब वह 7 फुट लंबे फिगर का सर्वेंट बन चुका है, यानी कि जनरल का सर्वेंट, और आखिर वह 7 फीट लंबा मॉन्स्टर है कौन। और बोंग गिल ने यह भी कहा था कि वह ग्रेव में कुछ गार्ड कर रहा है, तो क्या गार्ड कर रहा है यह अभी किसी को भी नहीं पता, यानी कि यह डीमन किसी चीज को बचा रहा था और उसके ऊपर ही ग्रैंडपा की ग्रेव रखी हुई थी, यानी कि यह सभी किसी राज को छुपा रहे थे। अब तभी किम ग्रेव को और डिग करता है, जिसे वहां पर वही 7 फीट लंबा मॉन्स्टर मिलता है, जो कि फिलहाल सो रहा था। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वह यहाँ से जुड़ा हुआ है, वह रात में कहीं भी चला जाए, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स जो वहां पर लिखे हुए हैं उसको वहीं पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वह रात को ही बाहर निकल सकता है, उसकी शक्तियां रात में ही थी। और याद किया जाए तो टॉम स्टोन पर कोऑर्डिनेट्स भी थे, तो वह इसी साइट के थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास दफन हो रखा है जिसको यह गार्ड करता है। लेकिन यहाँ पर आखिर दफन है क्या? तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के थोड़े से असली पत्ते। तो पार्क ने मरने से पहले कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है, तो इसका मतलब है क्या यहाँ पर फॉक्स का मतलब घेसुन था, जिसको टाइगर भी समझते हैं। टाइगर यानी कि कोरिया का जो मैप होता है ना, वह टाइगर की तरह दिखता है, और वहां पर जगह जगह मेटल रोड डाली गई थी, और यह मेटल रोड्स कोरिया को खत्म करने के लिए थी, जिसे जो एनर्जी कोरिया की जमीन पर बहती है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और इसलिए ही यहाँ पर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बना हुआ है। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो ग्रैंडपा की जो ग्रेव थी उसके नीचे जनरल की जो ग्रेव थी वह टी शेप में बन रही थी, लाइक यहाँ पर वर्टिकल खड़ी हुई थी। और टी का मतलब क्या होता है? बैक में स्टैब करना, वेस्ट में स्टैब करना। और जो कहानी ग्रेव रॉबर्स के बारे में बताई गई थी वह खजाने को नहीं चुरा रहे थे, बल्कि वह तो असल में कोरियन पैट्रिक थे, जो कि मेटल रोड को निकालकर तबाह कर रहे थे, ताकि कोरिया की जो एनर्जी है वह वापस से सही हो जाए, एक बार फिर से उनके कंट्री में बाहर आ जाए, वो रुक जाए। लेकिन हुआ यह कि एक रोड उन्हें कभी भी नहीं मिली, क्योंकि वह यहाँ पर दफन थी। और यहाँ पर इसलिए ही घेसुन ने पार्क के दादा की ग्रेव बनवाई थी, क्योंकि वह रॉयल था, तो उसकी ग्रेव को कोई भी टच नहीं करता, तो रोड बिल्कुल सही सलामत रहती। और अगर बाई चांस कोई ढूंढ भी लेता तो यहाँ पर यह डेमोनिक जनरल है ही, जो कि उस रोड को कुछ होने नहीं देगा। अब यह सच उन तीनों को पता चलता है, और ह्वारिम अपनी बहन को बोंग गिल के पास छोड़कर जाती है, ताकि वह स्पेल्स के जरिए उसे प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि वह 7 फुट का मॉन्स्टर, जो कि असल में जापानी जनरल था, जो कि अब एक ओनी बन
चुका है वह पोजीसीड करके उसकी बॉडी का इस्तेमाल न कर ले। साथ ही साथ वारिम यह भी समझ गई थी कि जनरल ने उसकी बॉडी को तुरंत ही प्रवेश इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बुद्धिज्म इनकैंटेशन लिखे हुए थे, यानी कि टैटू थे, जिससे कि वह बच पाया। तो अब वारिम, किम और योंग अपनी बॉडी पर इनकैंटेशंस स्याही से बना लेते हैं। अब वह एक प्लान बनाती है कि रात होने पर वारिम जनरल को भटका देगी और किम और योंग को कहकर जाती है कि वह लोग रोड निकालकर हॉर्स ब्लड से उसे खत्म कर दें, लेकिन शॉकिंगली कितना भी डिग करें उन्हें वह रोड वहां पर मिलती ही नहीं है। अब यहाँ ओनी वारिम को अपने बारे में बताता है कि यह एक वार है और यह सबको शुरू कैसे हुआ, घेसुन ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन उसे ट्रैप का पता चल जाता है और अब जनरल वारिम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसकी ग्रैनड मॉम की स्पिरिट जाकर उसको बचा लेती है। और आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो असल में माना जाता है कि जो नेटिव्स स्पिरिट होती है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जनरल की स्पिरिट ने ऐसा किया, क्योंकि वह कोरिया की जमीन पर फॉरेन स्पिरिट थी और वह अपने जमाने में बहुत बड़ी शेमन भी हुआ करती थी, जिस वजह से जनरल वापस चला गया। खैर, अब ओनी कब्र पर किम पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और वारिम उसके पीछे आ रही थी, उसको बचाती है और वह जनरल के ऊपर खून डाल देती है, जिससे वह थोड़ा सा तड़पता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। खैर, अब होता यह है कि जनरल किम और योंग को चौक करने लगता है। दूसरी तरफ बोंग गिल तो उसके कब्जे में ऑलरेडी था, जिसे वह अपना शरीर कभी भी दे सकता था। और अब किम को तभी जनरल के विजन आते हैं और दोस्तों अब खुलते हैं ओनी, घेसुन और रॉड के असली पत्ते। तो विजन में किम दिखता है कि वाइट फेस वाला घीसुन, जिसको आज के टाइम में फॉक्स कहा जाता है, मतलब वह फॉक्स के रूप में यहाँ पर रहता है। और स्टार्टिंग में फॉक्स ग्रेव का ध्यान रख रहे थे, वह एक पावरफुल शमन स्पिरिट थी, कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। असल में घीसुन जानता था कि कोरिया को अलग करने वाली रोड्स और उनके डेवलपमेंट और एनर्जी रोकने वाली रोड को सब ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर एक भी रोड हिडन रह गई तो कोरिया कभी तरक्की नहीं करेगा। तो उसने इसके लिए एक तरीका निकाला। अब वह 10,000 लोगों को मारने वाले जनरल की बॉडी लेकर उसे एनिमा यानी कि गोल घोस्ट बनाता है, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, और उस बॉडी के अंदर एक काटना को आग में फोर्स करके उस जनरल की नेक में स्टिच करके छुपा दिया जाता है, जिसके अंदर 10,000 लोगों की नेगेटिव स्पिरिट थी, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पते थे। जिसके बाद उस जनरल की बॉडी को यहाँ पर बरी कर दिया जाता है, यानी कि वह फाइनल रोड कोई और नहीं बल्कि जनरल का गोस्ट खुद था और उसके ऊपर रखी गई थी रैंडपा की ग्रेव को, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। फिर अब किम यहाँ पर जान चुका था कि वह जनरल खुद ही फाइनल रोड थी और ताओ धर्म में अपोजिट को मिलाने पर वह एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो किम लकड़ी और अपने खून से जनरल को स्टैब कर देता है और जनरल यहाँ पर खुद ही मेटल फोर्सड विद फायर है, तो वह फाइनल रोड और जनरल का गोस्ट खत्म हो जाता है, जिसके साथ ही बोंग गिल का पोजेशन भी टूट जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि वह इंसान हेडेड जो सांप था वह वाटर का सिंबल था, और हम जानते हैं कि वाटर अर्थ और मेटल और फायर यह मिलकर बनाते हैं एक बैलेंस। लेकिन जब इस ग्रेव को डिग करने वाले ने सांप को मार दिया तो बैलेंस खराब हो गया। उसके बाद से ही जनरल जाग गया था और डिग करने वाले को हांटिंग हो रही थी। अब वाटर एलिमेंट यानी कि सांप खत्म, बाकी फायर और मेटल जनरल के अंदर थे, यानी कि वह काटना या फिर वह रोड, तो उसे खत्म करने के लिए वुड और वाटर चाहिए था। और ऐसा माना जाता है कि लकड़ी, खून और स्वीट से कोरियंस पहले लड़ते थे। इस तरह से यह जनरल घोस्ट खत्म हो जाता है और फाइनल रोड भी खत्म हो जाती है, यानी कि उन रॉबर्स का फाइनल वर्क इन सब ने मिलकर कर दिया। और ग्रैंडपा को भी जनरल के ऊपर बस इसलिए रखा गया था क्योंकि वह पावरफुल व्यक्ति थे और उनकी कब्र को कभी कोई हाथ नहीं लगाता। और वह कोऑर्डिनेट्स इसलिए थे कि यह घोस्ट जनरल कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यही रहेगी, क्योंकि यही कोरिया की एनर्जी को रोक रही थी। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में यह चारों अपने काम पर लग जाते हैं और फाइनल सीन में किम की बेटी की शादी भी अटेंड करते हैं, और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक जिमा फिल्म की कहानी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।